सी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके फरवरी में एग्ज़ाम है आपका सीडीपी का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। जिसमें आपके सीडीपी के क्वेश्चनों की जो लेवल है वो आपके रहेंगे मिनिमम 2000 से प्लस आपके सीडीपी के क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें हम डेली आपको 10 से 20 मिनट की वीडियो आपको कराएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा मनोविज्ञान एमसीक्यू टॉप 200 क्वेश्चंस। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। तो मैकडूगल की परिभाषा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता मैक्स वर्दीमर हैं। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो पावलोव के सिद्धांत को हॉफमैन मशीन बताती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो क्रो एंड क्रो का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये ब्राउन के द्वारा कहा गया है। ब्राउन महोदय का कथन है कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो यह कथन स्किनर का है। स्किनर महोदय का कथन है कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जे.एम. स्टीफन का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो ये ट्रो का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। वी.एन. झा का कथन है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये एस. चौहान का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई थी? तो स्टैनले हो के प्रयास के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास, यह परिभाषा किस मनोविज्ञान की है? तो पेस्टालोजी महोदय का कथन है कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो जॉन ड्यूवी की। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शास्त्री की है? तो स्किनर की है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और यह परिभाषा जॉन एफ ट्रेडर्स की है। निम्नलिखित में से व्यवहारवादी के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक वाटसन है। सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक सहचर्यवाद के प्रतिपादक है। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक मैकडूगल है।
मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। तो बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ये सभी क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करती है, तो ये इसकी विशेषता या उपयोगिता नहीं है। निम्नलिखित में से अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक है। तो जो भूख है, ये भूख अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक है। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ था। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार व्यवहार तय हुआ था। निम्नलिखित में से वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानते हैं? तो जो वाटसन है ये व्यवहारवाद को मानते हैं। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन वाटसन का है। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? तो 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि है? तो अंतर्दृष्टि पूर्व दृष्टि है। निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कॉहलर के द्वारा चिंपांजियों पर प्रयोग किया गया था। कॉहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है? तो ये सूझ, अंतर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस में से कार्ल रोजर द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो पर्यावरणीय सिद्धांत ये कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? तो आलपोर्ट आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था। आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विशेष विश्लेषण किया था? तो व्यवहारिक गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किया था आलपोर्ट ने। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो उन्होंने अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान, इन सभी प्रकार का मनोविज्ञान को विज्ञान माना है। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? तो किलफोर्ड का कथन है कि बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों, वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। स्किनर तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया?
तो रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा, तो सिगमंड फ्राइड की अवधारणा में इद, ईगो और सुपर ईगो ये सभी शामिल हैं। मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य में के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो मनोभौतिकी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो आत्मनिरीक्षण विधि में स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण में बच्चों की शारीरिक मानसिक योग्यता, विभिन्नताओं और रुचि का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है, तो लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, तो मन का विज्ञान अरस्तू ने कहा है। शिक्षा का केंद्र बिंदु, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चे होते हैं। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो स्टर्न ने कहा है। आगे निम्नलिखित में से समाजमिति विधि के प्रणेता हैं, तो जे.एल. मोरेनो ये समाजमिति विधि के प्रणेता हैं। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हैं। मारिया मॉन्टेसरी में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है, तो मारिया मॉन्टेसरी में शिक्षा जो है वो गीतों के द्वारा, खेलों के द्वारा और उपहारों के द्वारा दी जाती है। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक हैं, तो विलियम वुंट तथा टिचनर संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है, तो समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति होती है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी, तो जर्मनी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है, तो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता मापन है। फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है, तो फ्राइड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए, तो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान होनी चाहिए। समाजमिति विधि में अध्ययन किया जाता है, तो समाजमिति विधि में एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है, तो मनोविज्ञान का सबसे व्यापक क्षेत्र है। चेतन, अर्धचेतन व अवचेतन किसके अंग हैं, तो ये चेतना के अंग हैं। अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत पुरानी है। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है, तो चेतना का विज्ञान बताया है। निम्नलिखित में से मिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है, तो मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक थे, तो विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो पावलोव ने चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो साक्षात्कार विधि है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी, तो जर्मनी में 1879 में स्थापित हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है, तो वर्तमान में व्यवहारवाद के स्वरूप में है। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जेनेटिक विधि को विकासात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान की वही दर्शन विधि के जनक कौन है, तो जे.बी. वाटसन है। किस मनोविज्ञान ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो सिगमंड फ्राइड ने। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में दी गई है,
तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय में दी गई है। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है तो पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो संरचनावाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। निम्नलिखित में से जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित विज्ञान की संज्ञा दी है? तो व्यवहारवाद को। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रबलन का सिद्धांत स्किनर ने प्रतिपादित किया है। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? तो सामाजिक अध्ययनों का सबसे अधिक महत्व सामाजिक मूल्यों के विकास में होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुड़ी विधि करती है। तो कौन सी विधि करती है? तो वाद विवाद विधि। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कहानी विधि। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? तो सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त तो सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। अधिगम की तृतीय शर्त तो सीखने वाले को पुनर्बलन। चौथी शर्त है सीखने वाले का अभ्यास। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। और यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये मार्गन की परिभाषा है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा गेट्स ने दी है। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो ये गिलफोर्ड ने कहा है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? तो ये कार्लवेन ने कहा है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा पील की परिभाषा है। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो ये एस चौहान ने परिभाषा दी है। 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा यह कहा कि किशोरावस्था से बाल्यावस्था शैशवावस्था से बाल्यावस्था में बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है? तो ये गिलफोर्ड ने कहा है। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती हैं तो असमान अभिक्षमताएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि यदि हमने किसी कार्य को करने की तत्परता है तब हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं? तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है। निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। निम्नलिखित में से द्वैतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन हैं। निम्नलिखित में से मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत जो है वो बागले के द्वारा दिया गया है। सहचर्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो हाल्स हैं। निम्नलिखित में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत एवं पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो स्किनर हैं। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रबलन का सिद्धांत C.L. हल ने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है तो डॉपलर सूज का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत नहीं है। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो थॉर्नडाइक है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? तो वो थॉर्नडाइक है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है तो स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन ही गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है।
सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो सक्रिय अनुबंधन व्यवहार को अपेक्षित रूप से देखना, ये इसका अनुप्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो CL हल का जो सिद्धांत है वो सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहलाता है। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे और अधिक पुनर्बलन प्रदान करे, सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है? तो CL हल के सिद्धांत पर आधारित है। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या संप्रयोजन व्यवहार का सिद्धांत कहलाता है। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1920 में अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान देते हैं? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते हैं। कैसी? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, तो स्टैनली हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, तो सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो बहुत प्रभावशाली होता है। पेस्टालोजी के 3H के संप्रदाय में H का क्या अर्थ है? तो H का अर्थ होता है हेड, हार्ट और हैंड। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने कुत्ते पर प्रयोग किए थे? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। तो कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया था, और सुल्तान किसका नाम था? तो ये एक चिंपांजी था। फिर है कि काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया है। तत्परता का नियम किस पर है? तो तत्परता का मुख्य नियम है, और ये थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है? तो सर्वाधिक प्रधानता अभ्यास को दी गई है। अधिगम का ठोस सिद्धांत, तो ठोस सिद्धांत जो है वो आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? तो शिक्षकों, दोस्तों और माता पिता के अनुकरण से बालक जो है वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, इसको छोड़कर, तो शारीरिक शक्ति को छोड़कर बाकी सभी आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? तो काम प्राकृतिक प्रेरक होता है। स्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, तो स्पष्टता के नियम में विचार स्पष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? तो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग वुंट ने व्यवहारिक विधि के रूप में प्रयोग किया था। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो ये अधिगम कहलाता है। निम्नलिखित में से आदत होती है, तो आदम पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? तो ये आपके अधिगम के प्रकार हैं। B.F. स्किनर का टोटोफोन किस का आकलन करता है? तो टोटोफोन व्यक्तित्व का आकलन करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक हैं? तो वो श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं। साइमन विने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोविज्ञान से है? तो उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध थॉर्नडाइक से है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया है। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? तो बहुप्रतिक्रिया का नियम गौण नियम है। कौन सा अधिगम की विधि है? तो करके सीखना ये अधिगम की विधि है।
प्रेरणा तथा उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को क्या प्रदान करते हैं? तो प्रेरणा तथा उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को प्रेरणा देते हैं। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये गुंट का कथन है। फिर है कि सीखना आदतें, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन है। ये किस मनोविज्ञान का कथन है? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो सीखना है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। स्थानांतरण निश्चय परिस्थितियों में निश्चय मात्रा में होता है। ये किसने कहा है? तो ये रावण ने कहा है कि जो स्थानांतरण है वो निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में होता है। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये गुंड ने कहा है। निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरणा का वास्तव में अर्थ क्या है? तो बाह्य प्रेरणा का अर्थ होता है नकारात्मक प्रेरणा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है? तो उपरोक्त दोनों के द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। बालकों में अनुशासन की भावना किसको ग्रहण करने से विकसित होती है? तो आदर्शों को ग्रहण और महापुरुषों की बातों और आदतों को ग्रहण करना और उत्तम गुणों को ग्रहण करने से होती है। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। निम्नलिखित में से प्रेरणा विधि के रूप में है तो प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य और प्रशंसा इन सभी की प्रेरणा विधि के रूप हैं। इंद्रियों के अनुभवों द्वारा हम वस्तुओं के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो चख कर, सूंघ कर और छू कर हम बता सकते हैं। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गिलफोर्ड का है। स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता होती है तो स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती हैं। सक्रिय स्मृति तो प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। किसी एक प्रकार का विचार की याद आने पर दूसरे विचार की याद स्वतः ही आ जाती है। यह किसके कारण होता है? तो ये विचार सहचर्य द्वारा होता है। मनोभाव के नियम का उदाहरण है तो दुखी व हीन व्यक्ति हमेशा दुखों का ही स्मरण करता है और कामी व्यक्ति हमेशा कामुक बातों का ही स्मरण करता है। प्रफुल्लित व्यक्ति हमेशा अच्छी बातों का ही स्मरण करता है और ये सभी आपके मनोभाव के नियम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से खंड विधि किनके द्वारा किनके लिए उपयोगी है? तो खंड विधि कम बुद्धि वाले बालक, उम्र में छोटे बालकों और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। यदि कोई बालक मन ही मन में याद करता है तो वह कौन सी विधि है? तो वो निष्क्रिय विधि है। नई बातों को सीखना, पुरानी बातों में बाधा डालना तथा पुरानी बातों को याद करना, नई बातों को सीखने में बाधा डालना, यह कथन किस मन वैज्ञानिक का है? तो ये वुंट का कथन है। निम्नलिखित में से C.L. हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत है। SR थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है किसको छोड़कर? तो इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। इसको छोड़कर बाकी सभी SR थ्योरी की विशेषता या उपयोगिता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्वलन या गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्वलन देने की व्यवस्था किस सिद्धांत में है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में है। शिक्षक को हमेशा विषय वस्तु तथा अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए ताकि बालकों की आदतों को बेहतर बनाया जा सके। यह वाक्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो वाक्य है रीइंफोर्समेंट सिद्धांत पर आधारित है। जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो अन्वेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। एडवर्ड टॉलमैन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उद्देश्यवाद का सिद्धांत दिया है। एडविन गुथरी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो गुथरी ने स्थानापन्नता का सिद्धांत दिया है। आशुवेल के द्वारा शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। हैगर्टी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया है। क्षेत्र सिद्धांत, तो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो जर्मनी के रहने वाले कुर्ट लेविन हैं। सुकरात थे तो सुकरात एक दार्शनिक थे। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहते हैं? तो इनकी सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं।
वर्दाइमर कोहलर कोफ्ता किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। स्याही के धब्बा वाला परीक्षण, तो हरमन रोसा ने धब्बा परीक्षण दिया था। स्याही के धब्बा परीक्षण कब आया था? तो 1921 में। फिर है कि स्याही के धब्बा परीक्षण का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हरमन रोसा किस देश के थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो टर्मन थे। बुद्धि लब्धि सामान्य है, तो ये मतलब इसका सूत्र तो हो जाएगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। भूख, प्यास तथा निंद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो ये आपके जन्मजात प्रेरक और प्राथमिक प्रेरक हैं। प्राथमिक प्रेरक नहीं है तो जो रुचि है ये प्राथमिक प्रेरक नहीं होता है। अर्जित प्रेरक, तो भूख अर्जित प्रेरक नहीं होता है, ये प्राकृतिक है। फिर है कि प्रेरकों का प्रकार, तो प्रेरक आपके अर्जित और जन्मजात होते हैं। जीवन का लक्ष्य किस प्रकार प्रेरक पर है? तो जीवन का लक्ष्य अर्जित प्रेरक है। व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? तो व्यक्तिगत रुचि अर्जित प्रेरक है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले अनुकरण तो प्लेटो हैं। विज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये मैकडूगल का कथन है। जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे मानते हैं? तो जॉन डीवी को मानते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या है? तो त्रिआयामी है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? तो साइको का अर्थ आत्मा है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, ये धनात्मक स्थानांतरण है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म।